यह कहानी एक फिल्म की है जिसमें दो भाइयों की शुरुआत होती है। बड़ा भाई बिल अपने छोटे भाई को कागज की नाव देता है। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए बिल का छोटा भाई बाहर जाकर कागज की नाव के साथ खेलता है, लेकिन उसकी नाव बारिश के पानी के साथ बहकर एक नाली में चली जाती है। जब बच्चा अपनी नाव को नाली से निकालने के लिए आगे बढ़ता है तो कालपिंड नामक जोकर पहली बार दिखाई देता है। कालपिंड जोकर बच्चे को उसकी कागज की नाव लौटाने के लिए बुलाता है और अपनी चाल दिखाता है। जैसे ही बच्चा पास आता है वह उसके हाथ पर काट लेता है। इस घटना के बाद बच्चा गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वह कहां गया। सब सोचते हैं कि वह खो गया है। इसके बाद एक लड़का माइक नजर आता है जो भेड़ों के शेल्टर में रहता है, जहां उसे एक भेड़ को शूट करने के लिए कहा जाता है। वह ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन इसे अपने परिवार के व्यवसाय के रूप में स्वीकार करना उसके लिए जरूरी है। फिर स्कूल के बच्चों को दिखाया जाता है। वहां एक लड़की है, बेवर्ली को देखते हैं, जिसे उसके सहपाठी बहुत चिढ़ाते हैं। सभी बच्चे गर्मी की छुट्टियों के शुरू होने से खुश हैं। इसी बीच एक महिला भी दिखाई देती है जो अपनी लापता बेटी को ढूंढ रही होती है। वहीं एक लड़का हेनरी है जो काफी कठोर है और बिल और उसके दोस्तों को चिढ़ाता है। और वहीं पर बेवर्ली का दोस्त बेन को भी देखते हैं जो काफी अच्छे दोस्त होते हैं। घर लौटने के बाद बिल को उसके पिता डांटते हैं क्योंकि बिल सोचता रहता है कि उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है। बिल का मानना है कि उसका भाई नाली में गिरकर किसी सीवर लाइन में पहुंच गया होगा, लेकिन उसके पिता समझाते हैं कि ऐसा सोचना बंद करो क्योंकि उसका छोटा भाई अब नहीं रहा, क्योंकि इससे उसकी मां को बहुत दुख हो सकता है। माइक मांस की डिलीवरी करते समय एक दरवाजा देखता है जहां उसे कुछ रहस्यमय महसूस होता है। वह जगह चीखों से भरी होती है और दरवाजे के पीछे कई हाथ दिखाई देते हैं। अचानक दरवाजा रहस्यमय तरीके से खुलता है और माइक का सामना कालपिंड जोकर से होता है। इस बीच हेनरी वहां आकर माइक को चढ़ाता है और चला जाता है। बिल का एक दोस्त अपने पिता के ऑफिस में एक किताब रखने जाता है जहां एक महिला की डरावनी पेंटिंग देखता है और वह डर जाता है। उसे डराने वाला और कोई नहीं बल्कि कालपिंड जोकर था, जो उनके डर का सहारा लेकर उन्हीं को डराता था और उन चीजों से जिससे डरते हैं। बिल अपने दोस्तों के साथ सीवर लाइन की ओर अपने छोटे भाई को ढूंढने निकलता है। इसी दौरान बेन एक लाइब्रेरी में बैठकर डेरी टाउन के इतिहास के बारे में पढ़ता है। उसे पता चलता है कि इस शहर में बहुत सारी मौतें हुई हैं। वह रहस्यमय घटनाएं और कोई नहीं बल्कि कालपिंड जोकर के कारण हो रही थी। बेन एक उड़ता हुआ गुब्बारा देखता है जो और किसी को नहीं दिखता। वह गुब्बारे का पीछा करता है और ईस्टर एग्स पाता है। वह लाइब्रेरी में एक जले हुए सर कटे आदमी का सामना करता होता है जो उस पर हमला करता है, लेकिन बेन बच निकलता है। बेन जब वहां से भाग रहा होता है तो हेनरी और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत परेशान करते हैं। हेनरी बेन के पेट पर चाकू से एच लिखता है। तभी एक जोड़ा अपनी गाड़ी से वहां से गुजरता है। बेन उनसे मदद मांगता है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं। बेन देखता है कि उनकी कार में एक लाल गुब्बारा है, जिससे उसे पता चलता है कि कालपिंड ने उस जोड़े को अपने कब्जे में ले लिया है। किसी तरह बेन अपनी जान बचाकर भागता है। दूसरी ओर बिल और उसका एक दोस्त सीवर लाइन में जाकर उसके छोटे भाई की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें वहां एक दूसरे बच्चे का जूता मिलता है। तभी घायल बेन वहां आकर उनसे मिलता है। बिल और उसके दोस्त घायल बेन की मदद करने के लिए मेडिकल स्टोर जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। उसी स्टोर पर बेवर्ली भी होती है जो उनकी मदद करती है। फिर वे सभी उसे अपने साथ पानी की टंकी पर चलने का न्योता देते हैं। घर लौटने पर बेवर्ली अपने पिता के अजीब व्यवहार काफी दुखी रहती है, जिससे परेशान होकर बेवर्ली अपने बाल काट लेती है। इसके बाद सभी दोस्त टंकी पर जाकर खूब मस्ती करते हैं। फिर वे बेन के घर जाते हैं जहां वे डेरी टाउन के इतिहास के बारे में बेन के संग्रह को देखते हैं। बेन उन्हें बताता है कि इस शहर के लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि न तो कोई सुराग मिला, न किसी की लाश। सिर्फ खून से सने कपड़े पुराने कुएं के पास पाए गए। इसके बाद बिल एक दोस्त एडी को देखते हैं जो स्कूल से अपने घर लौट रहा होता है और रास्ते में एक पुराना घर देखता है। वह वहीं रुककर अपनी दवाई लेने लगता है। तभी उसे उस घर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। डर के कारण उसकी दवाई नीचे गिर जाती है। जब वह दवाई उठाने झुकता है तो एक अजीब और डरावना आदमी उसे डरा देता है। एडी उस घर के पीछे चला जाता है और वहां कालपिंड जोकर से सामना करता है। किसी तरह एडी वहां से भाग निकलता है।
बेवर्ली जब घर आती हैं तो बेवर्ली को एक कविता का कार्ड मिलता है। जब वह इसे पढ़ने के लिए बाथरूम में जाती है तो उसे वॉश बेसिन से बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। वह नाले में मापने के लिए एक मापक डालती है, लेकिन अचानक वहां से खून और बाल निकलते हैं। बाल उसे लपेटकर नाले में खींचने की कोशिश करते हैं। पूरा बाथरूम खून से भर जाता है। बेवर्ली का पिता बेवर्ली की चीखें सुनकर वहां आता है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। बेवर्ली अपने दोस्तों को अपने घर बुलाती है और उन्हें बाथरूम दिखाती है। सभी बच्चे खून देखते हैं, लेकिन बेवर्ली सोचती है कि उसके पिता ने इसे क्यों नहीं दिखाई दिया। फिर वे सभी मिलकर बाथरूम को साफ करते हैं। इसके बाद वे एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ये अजीब घटनाएं उनके साथ भी हो रही हैं और वे कालपिंड जोकर को भी देख चुके हैं। तभी वे हेनरी की कार और माइक की साइकिल को दूर से देखते हैं। वे तुरंत माइक की जान बचाने के लिए वहां पहुंचते हैं। दूसरी ओर हेनरी और उसके दोस्त माइक को कच्चा मांस खाने के लिए मजबूर करते हैं और उसे मारते पीटते हैं। तभी माइक वहां कालपिंड को देखता है, जो एक बच्चे का हाथ खा रहा होता है और माइक की ओर देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी बिल और उसके दोस्त वहां पहुंचकर हेनरी और उसके दोस्तों पर पत्थर फेंकते हैं और माइक को बचा लेते हैं। इसके बाद वे बच्चों की गुमशुदगी के पोस्टर देखते हैं। तभी बेन उन्हें बताता है कि उसने फिर से डेरी टाउन के बारे में पढ़ा है। वह कहता है कि यह घटनाएं हर 27 साल बाद होती हैं। ज्यादातर बच्चे गायब होते हैं। ये घटनाएं कुछ सालों तक चलती हैं, फिर रुक जाती हैं और 27 साल बाद फिर शुरू होती हैं। वे समझ जाते हैं कि कोई है जो बच्चों को खाता है और फिर 27 साल तक आराम करता है। बेन अपने दोस्तों को डेरी टाउन का नक्शा दिखाता है। वे पाते हैं कि ये घटनाएं शहर के ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी हैं। शहर के सारे नाले एक पुराने कुएं से जुड़ते हैं, जो एक पुराने घर के अंदर है। वे बच्चे समझ जाते हैं कि कालपिंड उसी पुराने घर के कुएं में रहता है। फिर एक दिन वे एक प्रोजेक्टर के जरिए कुछ तस्वीरें देख रहे होते हैं। अचानक प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है। स्क्रीन पर बिल के छोटे भाई की तस्वीर आती है और अचानक कालपिंड जोकर स्क्रीन से बाहर आकर उन्हें डराता है। सभी बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन बिल तय करता है कि वह उस पुराने घर में जाकर कालपिंड का सामना करेगा। बाकी बच्चे पहले मना करते हैं, लेकिन आखिरकार वे तैयार हो जाते हैं। जब वे उस घर में जाते हैं तो कालपिंड उन्हें अलग अलग डरावनी चीजें दिखाकर डराने की कोशिश करता है, जिससे एडी सीढ़ियों से गिरकर घायल हो जाता है। उन दोस्तों में बिल का दोस्त रिची को एक कमरे में बंद हो जाता है जहां कई जोकर होते हैं, लेकिन बिल उसे बचा लेता है। फिर कालपिंड एडी पर हमला करता है, लेकिन बिल और रिची समय पर पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। तो कालपिंड उन दोनों पर हमला करता है। तभी बेवर्ली कालपिंड पर लोहे की रॉड से हमला करती है और उसे घायल कर देती है। हालांकि वह अभी भी बच्चों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन जब सभी बच्चे एकजुट होकर उसका सामना करते हैं तो वह कुएं में चला जाता है। तभी बिल उसे कुएं में जाते देख लेता है और सभी बच्चे घर से भाग जाते हैं। बिल अपने दोस्तों से कहता है कि उन्हें पूरी तैयारी के साथ वापस जाना होगा और कालपिंड का सामना करना होगा, लेकिन बाकी दोस्त मना कर देते हैं। इस पर बिल और रिची के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन बेवर्ली उन्हें समझाती है कि कालपिंड उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। दूसरी ओर हेनरी कालपिंड के प्रभाव में आ जाता है। उसे एक लाल गुब्बारा दिखाई देता है। जब वह गुब्बारे के पास पहुंचता है तो वहां एक बॉक्स होता है जिसमें एक चाकू होता है, जिससे कालपिंड के प्रभाव में आकर वह अपने पिता को मार डालता है। बेवर्ली का पिता उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे धक्का देकर बाथरूम में बंद कर देती है। जब वह बाथरूम का दरवाजा तोड़ता है तो बेवर्ली उसके सिर पर सिंक मारकर उसे बेहोश कर देती है। तभी बिल बेवर्ली के घर पहुंचता है और वहां उसके पिता को बेहोश पाता है और दीवार पर खून से लिखा होता है, अगर कोशिश की तो मर जाओगे। बिल अपने दोस्तों को बताता है कि कालपिंड बेवर्ली को ले गया है। सभी बच्चे बेवर्ली को बचाने के लिए फिर से एकजुट हो जाते हैं और सभी बच्चे वापस उस घर में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। दूसरी तरफ बेवर्ली बेहोश होती है और बेवर्ली की होश तब लौटती है जब उसके चेहरे पर कुछ खून की बूंदें गिरती हैं। वह खुद को एक बड़े ड्रेन में पाती है जहां कचरे का ढेर छत तक भरा हुआ है। वहां चारों तरफ बच्चों की उड़ती हुई लाशें नजर आती हैं। कालपिंड उसे डराने के लिए हमला करता है, लेकिन बेवर्ली बिना डरे उसका सामना करती है। जब कालपिंड उसे डराने में असफल होता है तो कालपिंड उसे अपनी असली शक्ति दिखाता है। वह अपनी डरावनी रोशनी दिखाता है जिससे बेवर्ली बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर बच्चे कुएं के पास पहुंचते हैं।
तभी माइक पर हेनरी हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक बहादुरी से लड़ता है और हेनरी को कुएं में गिरा देता है। सभी बच्चे कुएं के नीचे उतरते हैं। उनमें से एक बच्चा समूह से अलग हो जाता है। तभी कालपिंड एक डरावनी पेंटिंग वाली महिला का रूप लेकर उस पर हमला करता है। बाकी बच्चे उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और उसे बचा लेते हैं, और तभी बिल को वहां अपने छोटे भाई की झलक दिखाई देती है। वह उसे ढूंढते हुए बेवर्ली तक पहुंचता है, जो हवा में उलटी लटकी हुई होती है। बिल और उसके दोस्त बेवर्ली को नीचे उतारते हैं, लेकिन बेवर्ली बेहोश होती है। वे उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी बेन बेवर्ली को प्यार से गले लगाता है। उसके सच्चे प्यार के कारण बेवर्ली होश में आ जाती है और कालपिंड के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। कालपिंड बिल को उसके छोटे भाई के रूप में इमोशनल कर देता है। वह उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। बिल उसकी बात सुनकर रोता है और कहता है, मुझे पता है तुम मेरे भाई नहीं हो। फिर वह कालपिंड पर गोली चला देता है। इसके बाद कालपिंड अपने असली रूप में प्रकट होता है और बच्चों पर हमला करता है। वह बिल को पकड़ लेता है और उनके दोस्तों से कहता है, तुम्हारा डर मेरी शक्ति को बढ़ाता है। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं अगर तुम बिल को मेरे पास छोड़कर चले जाओ। मैं 27 साल तक आराम करूंगा और तुम्हें नहीं सताऊंगा। बच्चे इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और एकजुट होकर कालपिंड का सामना करते हैं। कालपिंड उन्हें डराने के लिए उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों और डर का रूप लेता है, लेकिन बच्चे अब डरे हुए नहीं होते। वे अपनी एकता और साहस से कालपिंड को कमजोर कर देते हैं। आखिरकार कालपिंड डर के मारे हार मान लेता है और 27 साल के लिए गायब हो जाता है। और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।